नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856405096960897523860555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी पीटी के फुल लेंथ सीरीज का तीसरा वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपी पीटी वीडियो एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। अशोक स्तंभ में कितने जानवर अंकित हैं? 3, 4, 5 या 6? अशोक स्तंभ में कुल 4 जानवर अंकित हैं। उनमें आपका हाथी है, घोड़ा है, सांड है और सिंह है। तो टोटल 4 जानवर अंकित हैं अशोक स्तंभ में। और अशोक स्तंभ जो है ये सारनाथ में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इलाही संवत किसने शुरू किया था? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अकबर ने 1584 में इलाही संवत शुरू किया था। और इससे पहले दीन ए इलाही नामक जो एक धर्म था वह अकबर ने 1582 में शुरू किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कांग्रेस का अधिवेशन जो 1925 में आयोजित किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या राजेंद्र प्रसाद? तो 1985 का जो अधिवेशन कानपुर में आयोजित किया गया था उसकी जो अध्यक्षता है वह सरोजिनी नायडू ने की थी। और यह अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला थी और पहली भारतीय। इससे पहले एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलतागिरी हस्तांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी? तो इसका जो ऑप्शन ए है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की थी। और देवगिरी जो स्थान है वो वर्तमान में महाराष्ट्र में यह जो जगह पड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहता है। और इसके बाद 1540 में भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी एक बार फिर विजयी रहता है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के मध्य 1556 में होता है। पानीपत के जैसा कि आप लोग जानते हैं कुल 3 लड़ाई लड़ी गई हैं। एक 1526 में, दूसरा आपका 1556 में और तीसरा आपका 1761 में। तो टोटल 3 लड़ाई लड़ी गई हैं पानीपत का। तो चौसा युद्ध आपका 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। वेदों की ओर लौटो यह जो नारा है यह किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। आर्य समाज की जो स्थापना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1939, 1941, 1946 या 1942 में? तो इसका जो सही आंसर है वह मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और इसका जो उद्देश्य था वह विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इससे रिलेटेड एक प्रश्न बार बार परीक्षा पूछता रहता है कि क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो है लॉर्ड लिनलिथगो जो है वह भारत के वायसराय थे 1942 के समय। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आपको बताना है कि भारत और चीन के मध्य जो है कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। भारत से जो है चीन की सीमा से कितने राज्य लगते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो यहाँ पे आप लोग मैप देख पा रहे होंगे।
यह आपका चीन 6 है, यह आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा या धूपगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी धूपगढ़ जो है यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ ये आपके झारखंड में है, अनाईमुड़ी यह केरल की है और डोडा बेट्टा जो है यह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। धूपगढ़ की जो लगभग ऊंचाई है वह लगभग 1350 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। आते हैं अगला प्रश्न लो। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? चिल्का, पुलिकट, लोकटक या लोनार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जो अन्य झीलें हैं उनको भी देख लीजिए आप लोग। चिल्का आपकी है उड़ीसा में है, लोकटक आपके मणिपुर में है और लोनार जो है ये आपके महाराष्ट्र में है। आप लोग वीडियो देखिए और कॉपी पेन में नोट जरूर करते रहिए, क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न जो है एक जो व्याख्या दी जा रही है उनसे भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए, जिससे जो फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको आप लोग नोट करते रहिए। कपास किस प्रकार की फसल है? खरीफ, जायद, रबी या दोनों? रबी और जायद दोनों? तो इसका जो सही आंसर है यह एक खरीफ फसल है कपास। कपास जो है भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादित की जाती है और यह एक नगदी फसल है और इसके लिए काली मिट्टी सर्वोपरि होती है। काली मिट्टी में जो है कपास सबसे अच्छा होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में वर्णन है? 4, 2, 5 या 6? तो समानता का जो अधिकार है यह कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णन है। यह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। 14 में है विधि की समझ समानता है। 15 में आपका धर्म, वंश, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना होता है और आपका आर्टिकल 16 जो होता है वह लोक नियोजन में समानता होनी चाहिए। 17 आपका अस्पृश्यता का अंत और 18 आपका उपाधियों का अंत। टोटल 5 आर्टिकल हैं जिनमें समानता का अधिकार प्रदर्शित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति या राज्यसभा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 75(3) में इसका उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंत्री जो है वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वह कैबिनेट स्तर के होते हैं, फिर राज्य स्तर के और इसके बाद उप मंत्री होते हैं। और मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं और यह लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। हमारी जो संसद बनती है वह किससे मिलकर बनती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। संसद जो है वह आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पे जो है लोकसभा की सीट सबसे कम है? मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा या लद्दाख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लद्दाख में जो है केवल 1 लोकसभा की सीट है। बाकी आपके मणिपुर में 2 है, गोवा में 2 है और त्रिपुरा में 2 है। यह सभी प्रश्न आप लोग जरूर नोट करते चलेगा, क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। लेखपाल का जो पेपर दिया है उन्होंने अब इस प्रकार के प्रश्न देखे हैं, तो आगामी उम्मीद भी लगाई सकती है कि आगामी जो पेपर होगा इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था से 4 समितियाँ दी गई हैं, इनको आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति की जो बनाई गई थी वो 1957 बनाई गई थी। राव समिति 1985 में, सिंघवी समिति 1986 में और अशोक मेहता समिति जो बनाई गई थी वो आपके 1977 में बनाई गई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सबसे पहले आपके बलवंत राय मेहता समिति आएगी, दूसरे स्थान पर अशोक मेहता समिति, तीसरे स्थान पर GVK राव समिति आएगी और चौथे स्थान पर सिंघवी समिति आएगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंकिंग रही है? 141, 150, 143 या 142? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग मिली है वो आपको 150वां स्थान भारत को मिला है और यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है और इसमें कुल 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। पहले स्थान पर आपका नॉर्वे रहा, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन जो है तीसरे स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में जो सबसे अंतिम स्थान प्रदान किया गया है वो आपके उत्तरी कोरिया को अंतिम स्थान प्रदान किया गया है। यह तो आपका 2022 की रैंकिंग हुई। 2021 में भारत को 142वां स्थान प्रदान किया गया था।
यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए शिक्षा का बजट कितना रखा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1,04,278 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा शिक्षा बजट के तहत, जो केंद्र सरकार ने 2022-23 का बजट जारी किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत कितने लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 11.71 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा सेवा निधि पैकेज के तहत अग्निवीरों को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 साल सेवा की अवधि पूर्ण करने के बाद जो सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा उसके तहत 11.71 लाख रुपए प्रदान किया जाए अग्निवीरों को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। 15वें वित्त आयोग का जो गठन है वह नवंबर 2017 में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह आयोग जो है जो इसका जो अवधि होगी वो वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक इसकी अवधि होगी। और वर्तमान में है 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो चेयरमैन है वह NK सिंह है। और पहला वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। और वित्त आयोग के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 280 में किए गए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट, चेन्नई सुपर किंग्स या राजस्थान रॉयल्स? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराया है। और इस बार IPL में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। इस बार 2 टीमें नई बनी थी, एक गुजरात टाइटंस और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट। और गुजरात टाइटंस जो कप्तान वह हार्दिक पांड्या रहे हैं और लखनऊ सुपर जायंट के जो कप्तान रहे हैं वह KL राहुल रहे हैं। और गुजरात टाइटंस ने 2022 का फाइनल जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1955, 1957, 1952 या 1962? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई है। और यह जो पुरस्कार है यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के सम्मान में दिया जाता है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले जो भारतीय हैं वो विनोबा भावे हैं। इन्हें वर्ष 1998 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद भारत के कई लोगों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अभी हाल ही में रवीश कुमार जो चर्चित पत्रकार हैं उन्हें भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले भरत वाधवानी, सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, हाइड्रोजन, ब्रोमीन या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इसका जो प्रयोग है इलेक्ट्रिक कारों, ई-रिक्शा में इसका उपयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पहली लिथियम रिफाइनरी जो स्थापित की गई है वो गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? कार्बन, लोहा, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कार्बन जो है मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक तो सबसे अधिक मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका कार्बन है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या बेकुरल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। चैडविक ने न्यूट्रॉन खोज की थी। प्रोटॉन की खोज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर तैरता है और 9/10 भाग जो है वो पानी में डूबा रहता है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि पानी के ऊपर कितना रहता है तो आपका 1/10। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हाल ही में अमित शाह ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर के जो है श्रीनगर में अमित शाह ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। यह प्रश्न आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अमित शाह ने जो है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में किया है। अगर यही प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा जाता तो उन्होंने जैन आचार्य वल्लभ सूरी का जो अनावरण है स्टैचू ऑफ पीस उन्होंने गुजरात में किया है। तो यहाँ पे अमित शाह के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए जो इसका प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका जम्मू कश्मीर होगा। और जैन आचार्य वल्लभ सूरीश्वर का जो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण मोदी जी ने किया है वह राजस्थान में किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? रूस, भारत, चीन या ब्राज़ील? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर 2022 का जो सम्मेलन आयोजित किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं, उनमें आपका ब्राज़ील है, रूस है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका और भारत है। और इस बार की जो मेज़बानी है वो चीन ने की है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और यह सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कुंभ मेले का जो आयोजन है वह कितने स्थानों पर किया जाता है? 5, 4, 6 या 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कुल 4 स्थानों पर किया जाता है कुंभ मेले का आयोजन। इनमें आपका हरिद्वार है, नासिक है, प्रयागराज है और उज्जैन है। टोटल 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक 12 साल में महाकुंभ होता है और 6 साल में आपका अर्धकुंभ होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1662, 1665, 1668 या 1675 को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी और यह संधि शिवाजी और मुगल शासक के जो सेनापति जयसिंह थे उनके मध्य यह संधि हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बक्सर का युद्ध 1764 में आयोजित किया गया था और यह युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे और इनके सामने जो है ब्रिटिश, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, इनके मध्य यह युद्ध आयोजित किया गया था। हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था और 1757 में आपका प्लासी का युद्ध आयोजित किया गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था और इसमें हेक्टर मुनरो जो है वह विजयी रहा था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? घाघरा, गंडक, कोसी या पेनगंगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पेनगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, यह जो है गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी सभी घाघरा, गंडक और कोसी सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, डी डोबे या जी पैलेट? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, डी डोबे ने लाइसोसोम की खोज की है और इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की है और लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने की है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मांडी सिंधु सभ्यता का जो स्थल है यह किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यह मांडा है कि मांडी। तो ये वास्तव में यह मांडी है। मांडी जो स्थान है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह हरियाणा पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था। और मांडा जो जगह आपको जानते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है और वह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। बाकी मांडी जो स्थल है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सरदेश मुखी के तहत कितना कर वसूला जाता था? 5%, 10%, 7% या 15%? तो यह मराठों के द्वारा यह कर वसूला जाता था सरदेशमुखी, और एक कर कई बार पूछता है चौथ और सरदेशमुखी यह मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर था और सरदेशमुखी के तहत कुल आय का 10% वसूला जाता था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय हैं, इनमें आपको बताना है सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी? अवतार चीमा, बचेंद्री पाल, संतोष यादव या अंशु जयसंपा? तो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले भारतीय हैं वह आपके अवतार चीमा हैं। इन्होंने 1965 में चढ़ाई की थी। बचेंद्री पाल ने 1984 में चढ़ाई की थी एवरेस्ट पर। संतोष यादव ने 2 बार चढ़ाई की है, एक 1992 में और दूसरा 1993 में। बाद में अंशु जयसंपा ने वर्ष 2017 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, अवतार चीमा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955, 1958, 1965 या 1962? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए।
नीति आयोग के प्रथम जो सीईओ थे वह सिंधु श्री खुल्लर थे और नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ से एक प्रश्न और भी बार बार पूछता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह अरविंद पनगड़िया थे। यह भी फैक्ट आप लोग नोट करते चलेगा। प्रथम नाभिकीय परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या छठी? तो प्रथम नाभिकीय परीक्षण जो 1974 में पोखरण में किया गया था, यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रथम नाभिकीय परीक्षण यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था 1974 में पोखरण में, और इसका जो नाम था वह स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1969 से 74 इसका कार्यकाल था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। नोटबंदी कब की गई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसे आप लोग बखूबी याद किए होंगे कि नोटबंदी जो है 8 नवंबर 2016 को की गई थी और इसके तहत 500 और 1000 के नोट जो है वो बैन कर दिए गए थे। तो नोटबंदी की जो डेट है एग्जैक्ट उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8 नवंबर 2016 को। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? 2, 3, 4 या एक बार भी नहीं? तो टोटल कुल 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है भारत में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पहली बार जो मुद्रा का अवमूल्यन है वह 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। तो टोटल 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। मानव विकास सूचकांक में कितने स्तंभ होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मानव विकास सूचकांक कुल 3 स्तंभ होते हैं, जिनमें आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो टोटल 3 स्तंभ होते हैं मानव विकास सूचकांक के। आते हैं अगला प्रश्न लो। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 5, 6, 8 या 14? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। इससे पहले 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लो। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने की अनुशंसा की थी? 7, 8, 10 या 11? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, टोटल 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने की अनुशंसा की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। परंतु 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां जो जोड़ा गया था वह वर्ष 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत इसको जोड़ा गया था। आते हैं अगला प्रश्न लो। जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? ओणम, पोंगल, लोसर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पोंगल। जल्लीकट्टू का संबंध जो है वो पोंगल से है और पोंगल जो त्यौहार है ये तमिल हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और इसे प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी माह में जो है मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू जो एक प्रकार का स्पर्धा है, इसमें बैल को इंसानों से लड़ाया जाता है। ओणम जो त्यौहार है यह प्रमुख रूप से केरल मनाया जाता है। लोसर जो त्यौहार है यह प्रमुख रूप से तिब्बतियों का त्यौहार है और जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बत से भारत के जो सिक्किम है और लद्दाख है ये सभी सटे हुए थे। इन राज्यों में भी लोसर का त्यौहार मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। श्रीमती एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, बांसुरी या वायलिन? तो एन राजन यह वायलिन बजाने वाली हैं, तो इनका जो संबंध है वो वायलिन से है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। पहली बार रणजी ट्रॉफी कब आयोजित किया गया था? 1934, 1943, 1937 या 1940? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, 1940 में पहली बार रणजी आयोजित की गई है। और यहाँ पर एक फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे अधिक रणजी जो है वो मुंबई ने जीता है और वर्ष 2021 का जो रणजी का खिताब है वो मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने जीता है। ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021 का रणजी जीता है और इन्होंने फाइनल में मुंबई को हराया है और सबसे अधिक रणजी का खिताब है वो मुंबई ने जीता है। अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल 15 लाख की राशि जो है प्रदान की जाती है अर्जुन पुरस्कार के तहत। और वर्ष 2021 में कुल 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह खेल के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और सबसे बड़ा जो सम्मान खेल का है वह आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड है और दूसरा आपका अर्जुन पुरस्कार है। आते हैं अगला प्रश्न लो।
ए सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ, आर के नारायण, चेतन भगत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विक्रम सेठ ने ए सुटेबल बॉय लिखी है और यह एक उपन्यास है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और यह उपन्यास 1993 में लिखा गया था विक्रम सेठ द्वारा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपके मैथ सेक्शन से प्रश्न लिया गया है। पहला जो प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो आपकी 1000 है। इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 × 9 7, यहाँ पे 30 बचता है और 7 × 4 28, यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ पर 7 × 21, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 शेष बचता है। अगर इसमें एक ऐड कर दिया जाए तो वह संख्या जो है पूर्णतः विभाजित होगी। तो अर्थात 1000 पहले का है, एक हम इससे ऐड कर देंगे तो वह 1001 हो जाएगा जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक छात्र को एक पेपर में 100 अंक प्राप्त हुआ है और इस पेपर की जो कंडीशन थी कि अगर एक सवाल सही करता है तो उसे 4 अंक मिलता है और गलत प्रश्न जो है गलत उत्तर देता है तो उसे 2 अंक काट लिया जाता है और उसने टोटल कुल 40 प्रश्न के उत्तर दिया है। आपको बताना है उसने कुल कितने उत्तर जो है सही दिए हैं, 10, 20, 30 या 25। तो सबसे पहले हम लोग इसको लगाने का तरीका देखते हैं। एक बार हम जो 40 प्रश्न उसको सही कर लेंगे, एक बार 40 प्रश्न जो है वह पूरे गलत कर लेंगे। अगर वह सही 40 जो प्रश्न है वह सही करता तो उसके जो अंक मिलेंगे वह आपके 60 हो जाएंगे, 4 × 4 = 16, और 40 अगर गलत करता तो उसके जो है अंक 80 मिलेंगे। लेकिन उसे मिला कितना है, वो टोटल जो है 100 अंक मिला है। इसको हम लोग बीच में रखेंगे, यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। इसका अनुपात हम निकाल लेंगे, 2 × 9 2 और यह 3, टोटल 1:3 इसका जो प्रश्न है सॉल्व करने का वो मिला है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उसने कितने सही उत्तर दिए, तो उसने जो है 3 अनुपात, और टोटल जो है 40 क्वेश्चन थे तो 40 को हम लोग 1:3 निकालेंगे, 1 का 10 हो जाएगा और 1 का जो है 30। तो हम लोग सही पूछा जा रहा है तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। टोटल 30 प्रश्नों के जो उत्तर है वह उसने सही दिया है और 10 प्रश्नों के जो उत्तर है उसने गलत दिया है। इसको शॉर्टकट में आप लोग लगा सकते हैं, इसके अन्य तरीके भी आप लोग लगा लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा, 6, 8, 2 या 2 या 8। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 2 या 4, 2 या 8 होगा उसका इकाई अंक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर इकाई का अंक 4 है तो 4 आपका 2 का भी वर्ग होता है। इसी प्रकार 64 को आप देख पा रहे होंगे वह 8 का है। तो इस प्रकार 2 और 8 सिर्फ जो है इकाई के अंक पर रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 परिणामों का औसत 45 है। आपको 5वां परिणाम बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसको अगर आप लोग डायरेक्ट कर रहे होंगे तो 4 का अगर परिणाम 45 है, 4 का परिणाम 45 है, 4 का परिणाम 45 है और 5वें के बाद जो है परिणाम 46 होता है, 46 होता है। तो अर्थात इनमें 4 ऐड कर दिया गया है तभी सबका जो परिणाम है वह 46 हुआ है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 50। बाकी इसका जो एक्सप्लेन वाला तरीका उसको हम लोग देख लेते हैं। 46 × 5 हम लोग कर देंगे तो आपका 5 × 30 और 5 × 20 तो ये आपका 230 हो जाएगा। यहाँ पे 4 परिणामों का जो औसत 45 है तो 45 × 4 कर लेंगे, 4 × 5 20, 4 × 4 16, 16 2 18। इसमें हम लोग घटा देंगे तो हमें 5वां परिणाम पता चल जाएगा। तो 230 में 180 हम लोग घटा देंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो आपको बताना है कि वे कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 45, 55, 90 या 100। तो इसका एक साधारण सा सूत्र है n(1/2)। तो इसका साधारण सा सूत्र है। तो टोटल 10 हैं, 10 में से 9/2। तो यहाँ पे 10 गुणे यहाँ पे 9/2 कर देंगे, ये आपका 45 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है जो इसका जो ऑप्शन ए है वो 45। तो टोटल 45 बार हाथ मिलाएंगे 10 लोग। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ये आपके पाई चार्ट से प्रश्न है। यहाँ पे एक छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों को दिखाया गया है। पहला जो प्रश्न देखते हैं, अगर कुल जो अंक है 720 है तो गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं टोटल 360 डिग्री होता है। तो गणित में जो गणित के जो अंक उसे प्रदान किया गया प्राप्त हुआ है वह आपका यहाँ पे 80 है और टोटल 720 है। तो 720/360 × 80 तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 36 दूनी 72। तो टोटल 160 अंक मिला है उसे गणित में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यदि कुल अंक 720 हैं तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक गणित प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। तो अंग्रेजी में कितना मिला उसे, अंग्रेजी में 60 और गणित में मैथ में उसे मिला है 80।
गणित में, अंग्रेजी में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंकों का कितना है। तो 80 जो है, 60 जो है वो 80 का कितना परसेंट है वो हम लोग निकाल लेंगे। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 3/4 कर देंगे तो ये आपका 75% हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अंग्रेजी में प्राप्त अंक गणित के प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है, तो ये आपके 75% है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यदि कुल अंक 720 हैं तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। और केमिस्ट्री जो है वो आपके 45 है। जीव विज्ञान आपका 55 है और गणित में कुल 80 अंक हैं। तो टोटल हम लोग करेंगे तो ये 9 9 9 8 18, ये टोटल जो है 180। तो जैसा कि आप जानते हैं टोटल 360 होता है और उसका 180 जो है वो आधा होगा, तो टोटल 50% होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि कुल अंक 720 हैं तो भौतिकी, गणित और शारीरिक शिक्षा में प्राप्त अंक कुल अंकों और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित और अंग्रेजी में कुल अंक का अंतर आपको बताना है। भौतिकी, गणित और शारीरिक शिक्षा, भौतिकी में आपका 70 है, गणित में 80 है और शारीरिक शिक्षा में आपका 50 है। तो ये हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा। और दूसरी तरफ रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में आपका 45 है, दूसरे में जीव विज्ञान में 55 है और अंग्रेजी में आपका 60 है। तो यह टोटल 160 हो जाएगा। और इन दोनों जो अंतर आप देख पा रहे होंगे यह इसका 40 है। तो ये 40 अंतर है और एक की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं 2 है, तो 40 का जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 80 हो जाएगी, तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इन दोनों को जो अंतर प्राप्त होगा हमें वह 80 का प्राप्त होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। छात्र द्वारा सबसे कम अंक किस विषय में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे कम जो परसेंटेज है वह आपका 45 है और 45 किसका है, वो आपका केमिस्ट्री का है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह हमारा अगला पाई चार्ट है। यहाँ पर एक परिवार द्वारा एक महीने में कितना रुपये कहाँ खर्च किया गया है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। शिक्षा और भोजन पर किए गए व्यय का अनुपात आपको ज्ञात करना है। शिक्षा हमारा एजुकेशन जो है वो आपका 10% है और भोजन फूड ये भी आपका 10% है। तो इनका जो अनुपात निकाला जाएगा ऑप्शन ए 1:1। शिक्षा और भोजन पर जो खर्च किया गया है उनका अनुपात 1:1 है। किराए पर व्यय किए गए व्यय का प्रतिशत आपको बताना है। तो ईंधन पर कुल 30% खर्च किया गया है और किराए पर जो खर्च किया गया है वह आपका 12% खर्च किया गया है। तो यह 30 है, 30 जो है 12 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर आप लोग काट लेंगे तो ये आपका 250% हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। ईंधन पर व्यय किराए पर व्यय का 250% है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 घटकों को आपको जोड़ना है और वह 50% का कोण बनाता हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ईंधन, शिक्षण और भोजन को जोड़ने पर वो 50% का कोण बनाता है। ईंधन में आपका 30% है, दूसरा आपका शिक्षण है, एजुकेशन का 10% है और फूड ये आपका 10% है। टोटल जो है 30% का कोण बना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि परिवार की आय 50,000 रुपये है तो किराए और भोजन पर कितना खर्च किया गया है। किराया आपका 12% है और भोजन आपका 10% है। तो टोटल जो है 22% की वैल्यू में निकालनी है और यहाँ पर 50,000 रुपये कुल आय बताई जा रही है। तो 50,000 का 22% हम निकाल लेंगे। 50,000 का 22% तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, टोटल जो है 11,000 रुपये आपको आएगा किराया और भोजन पर खर्च। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ईंधन और भोजन पर खर्च किए गए व्यय का अनुपात आपको बताना है। ईंधन पर जो खर्च किया गया है वह 30% है और भोजन पर जो खर्च किया गया है वह 10% है। तो इनका जो अनुपात होगा 30:10, यह कैंसिल हो जाएगा तो 3:1 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ये आपकी नई DI है। यहाँ पर एक की वैल्यू जो है वह 1000 रखी गई है। यह जो है स्कूल है, इनमें गर्ल्स और बॉयज़ के डेटा दिया गया है और टोटल कुल 5 स्कूल के डेटा यहाँ पे दिया गया है ABCD।
सभी कॉलेज की लड़कियों की औसत आपको बताना है। लड़कियों की जो संख्या पहले में आपके 20 है, दूसरे में 34, तीसरे में 25, फिर 30 और फिर 18। 8 5 13, 13 4 17, यहाँ पे 7 लिख देंगे। इसके बाद 2 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 127 है। और टोटल 5 हैं तो इन पे हम लोग भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 बचे 25 और आपका 5 चौको 20, तो टोटल जो है 25,400 जो है लड़कियों की औसत होगी सभी कॉलेजों की। तो इसका कॉलेज डी और ई की कुल लड़कियों की संख्या ABC कॉलेज की कुल लड़कियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो हम लोग सबसे पहले DE की लड़कियों की कुल संख्या देखेंगे। डी में लड़कियों की संख्या 30 है और ई में 18, तो टोटल ये 48 हो जाएगा। और ABC की लड़कियों की कुल संख्या जो आपका ये आपका 20 है और ये 34, ये 54 हो जाएगा और 54 25 आपका 69 हो जाएगा। और इसका परसेंटेज हमें निकालना है तो ये आप लोग काटेंगे तो लगभग 60% के आसपास आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 60 कुछ समथिंग आ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 60% माना जाएगा, लगभग पूछा गया है इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सभी कॉलेज की लड़कियों की कुल संख्या और सभी कॉलेज के लड़कों की कुल संख्या में अंतर आपको बताना है। तो हम लोग इससे पहले 127 जो है वो जोड़े थे, टोटल आया था लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या हम लोग जोड़ लेते हैं। लड़कों की संख्या आपका 22 है, 25 है, 35 है, 25 है और 22 है। तो ये आपका 7 7 5 12, 12 5 17 2 19 हो जाएगा। इसके बाद 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 2 12, तो यह टोटल 129। तो टोटल आप देख पा रहे होंगे यह 2000 का अंतर आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। लड़कों और लड़कियों की जो संख्या में 2000 का अंतर है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कॉलेज डी की लड़कों की संख्या और कॉलेज बी की लड़कों की जो संख्या का अनुपात आपको बताना है। कॉलेज डी में जो लड़कों की संख्या वो 25 है और कॉलेज बी में लड़कों की संख्या आपकी 25 है। तो यह है आपका 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, लड़कों और लड़कियों के न्यूनतम अंतर किस कॉलेज में है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे कम जो अंतर वो आपका 2 का है और यह कॉलेज ए में है। बाकी इन सभी में जो अंतर है वो ज़्यादा का है, इन सभी में ज़्यादा का। तो सबसे कम अंतर आपका कॉलेज ए में है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ये आपकी अगली DI है। इनमें आपको कार की बिक्री को जो है दिखाया गया है। वर्ष 1997 और वर्ष 2000 के मध्य जो है कार की बिक्री का अंतर आपको बताना है। कितने का अंतर है। 97 में आप देख पा रहे हो 97 में आपका 43,000 है और वर्ष 2000 में ये आपका 25,000 है। इसका आपको अंतर आपको बताना है। तो 43,000 में से 25,000 आप घटा लेंगे तो ये आपका 18,000 यूनिट आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो, किस वर्ष कार की बिक्री सबसे कम हुई है। तो आप लोग देख पा रहे हो सबसे कम आपके 25,000 है और यह वर्ष 2000 में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 98 से 99 में कार की बिक्री में कितने प्रतिशत कमी हुई है। 98 आपको देख पा रहे हो 35,000 है और 99 आपका 30,000 है। 5,000 की जो कमी हो रही है और कितने पे 35,000 पे। इसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे तो यह आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा और टोटल आप लोग काटेंगे तो ये आपको 14.28% आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ को बताना है कि दूसरी सबसे ज़्यादा और दूसरा सबसे कम कार की बिक्री का अनुपात कितना है। तो सबसे अधिक जो बिक्री वो आपकी 43,000 है, लेकिन दूसरा इसमें पूछ रहा था दूसरी जो सबसे ज़्यादा बिक्री है वो आपकी 40,000 है। ये 40,000 हो जाएगा। और यहाँ पूछा रहा दूसरा सबसे कम, तो सबसे कम आपका 35,000 है, दूसरा सबसे कम आपका 28,000 है। इनका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से हम लोग काट देंगे, आपका 10:7 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। दूसरा सबसे ज़्यादा और दूसरा सबसे कम कार की बिक्री की जो अनुपात है वह 10:7 है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कार की बिक्री का औसत कितना है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 43, 35, 30, 25, 28 और 40। तो आपका 40, 28, 25, 30, 35 और 43। तो टोटल जोड़कर हम लोग 6 से भाग देंगे। 8 5 13, 10 8 18, 18 3 21। इसी प्रकार से 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 4 19, 119 1 20। यह तो आपका 201 हो जाएगा। 201 में हम लोग 6 से भाग जब देंगे तो यह आपका 35,000, आपका 33,500 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। टोटल आप लोग करेंगे ये आपका 40, 28,
25, 30, 35 और 43, टोटल आपका 201 आएगा। और यह कुल 6 साल का लिया गया है बिक्री का औसत, तो यहाँ से 6 से भाग देंगे हम लोग, तो ये आपका 33,500 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ये आपके रीजनिंग सेक्शन में प्रश्न बनाया गया है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है। आपको बताना है वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। तो वह महिला जो है वह आदमी जो है महिला के चाचा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कौन जो है समूह से अलग है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह इसका उल्टा है, FU इसका उल्टा है, CX इसका उल्टा, IR इसका उल्टा है, लेकिन JR जो है वह उल्टा नहीं है, इसका अपोजिट नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे आपके कथन निष्कर्ष से प्रश्न बनाया गया है। पहला जो कथन है सभी गायक नर्तक हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ नर्तक संगीतकार हैं। निष्कर्ष है कुछ संगीतकार नर्तक हैं। और दूसरा जो निष्कर्ष है कुछ नर्तक गायक हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, यह जो दो निष्कर्ष है वह अनुसरण करते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे कोडिंग की गई है, स्मार्ट को QKCPR लिखा गया है। तो आपको बताना है स्कोप को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका 19 है, 13 है, 1 है, 18 है और 20 है कोडिंग है। इसके बाद 17, ये आपका 17 है, 11 है, 3 है, 16 है और 18 है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दो जो है वह कम हो रहा है, तो हम लोग इसमें भी कम कर देंगे। यहाँ पर स्कोप ये आपका 19 है, 3 है, 15 है, 16 है और 5 है, तो हम लोग दो कम कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका 17 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आपका 13 हो जाएगा और 16 से आपका 14 हो जाएगा और 2 आपका तीन हो जाएगा सी आपका। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन भी है वह सही हो जाएगा। आप लोग भी जितने भी वर्णमाला के जो अंक हैं उनको आप लोग कई बार रिपीट कर लीजिए, कई बार याद कर लीजिए, जिससे परीक्षा में आपके कम समय लगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे आपको पहचानना है जो बाकी विकल्पों से अलग है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो शिलांग है वह एक राजधानी है, बाकी कोझिकोड, प्रयागराज ये सभी जो है शहर हैं। शिलांग जो है यह राजधानी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा शिलांग किसकी राजधानी है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, दुर्दांत का विलोम आपको बताना है, शांत, सुकृत, राक्षस या मौन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए शांत। दुर्दांत का जो विलोम होता है वह शांत होता है, ऑप्शन ए वह सही है। अलंकेश का पर्यायवाची कौन है, कुबेर, कामदेव, अनंग या उत्पल। तो कुबेर पर्यायवाची होता है अलंकेश का, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। साकेत की रचना किसने की है, मैथिली शरणगुप्त, महादेव वर्मा, नागार्जुन या जयशंकर। तो साकेत की जो रचना है वो मैथिली शरणगुप्त ने की है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया, आपको पहचानना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है कवियों को काव्य करते समय आनंद मिलता है, यह एक शुद्ध वाक्य है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अत्युक्त में कौन सी संधि है, वृद्धि, यण, आयाद या गुण। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा अति धन उक्त होगा, तो इसका जो ऑप्शन बी है इसमें यण संधि है अत्युक्त में। ये आपके पैसे से प्रश्न बनाया गया, पैसे आप लोग वीडियो रोक लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग पैसे से पूरा पढ़ लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं पैसे से पहला प्रश्न। यह घटतौली पर यह प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गन्ना घटतौली इस गद्यांश का शीर्षक होगा, ऑप्शन सी इसका सही है। दिए गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समस्या किसानों को काफ़ी हद तक छुटकारा मिल चुका है, भुगतान, गन्ना पर्ची, उपरोक्त दोनों या घटतौली। तो किसानों को भुगतान और गन्ना पर्ची से छुटकारा मिल चुका है, इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। एक गाड़ी गन्ने में कितनी क्विंटल घटतौली की जाती है। अगर आप लोग पैराग्राफ जो पैसे दिया गया उसको आप लोग पढ़ेंगे तो इस पर आपका आंसर इसका जो ऑप्शन ए है, जो एक गाड़ी के तहत कुल 2 कुंटल की घटतौली की जाती है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सरकार ने चीनी मिलों में क्या स्थापित करने की बात कही है, मैनुअल कांटे, कंट्रोल रूम, इलेक्ट्रॉनिक कांटे या स्लाइडर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कंट्रोल रूम स्थापित करने की बात कही है सरकार ने चीनी मिलों में, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किसानों कौन समस्या अभी भी है, घटतौली, खराब सड़कें, समय से गन्ने की तौल ना होना या उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी समस्याएं हैं वह अभी भी हैं, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है किसानों की। ये आपका दूसरा पैसेज है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोक लीजिए, आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए।
आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड पहला प्रश्न। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए थे? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण वनवास गए थे। पैसेज आप लोग पढ़ेंगे तो उससे जो है इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, लेखक को क्या दुख है? ऑप्शन आप लोग पढ़ते रहिए। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा है, यह लेखक का दुख है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं किया था, बलिदान नहीं दिया? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो ऑप्शन ए है, लक्ष्मण से विवाह किया, यह जो बलिदान नहीं, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, उसने अपने सांसारिक दुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो दिया। इस पंक्ति में लेखक का क्या तात्पर्य था? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो ऑप्शन बी है, उर्मिला को नवोड़ तत्व में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा था, लेखक का यह तात्पर्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसी प्रकार से उर्मिला का पति वियोग कितने वर्षों का रहा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान रामचंद्र 14 वर्ष तक वनवास में रहे हैं, तो ये आपका 14 वर्ष तक वियोग में रही हैं उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी रही हैं उर्मिला जी। आइए देखें अगला प्रश्न लोग, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है वन वर्ड के रूप में? तो यह आपके एमनेसिया कहा जाता है, भूलने की बीमारी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसी प्रकार से वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं पाता है, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? वो आपका डम्ब, गूंगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह अंग्रेजी का पैसेज है, इसको आप लोग रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड पहला प्रश्न लोग, व्हाट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प टू रिड्यूस एडमिशन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सेलेक्टिव एडमिशंस, इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मेनी ऑफ द न्यू कॉलेज आर, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाउ कैन टीचर्स आर, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, बाय अरेंजिंग रिफ्रेशर कोर्सेज। तो इस प्रकार हम लोग टोटल 100 प्रश्न देख लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग कितने प्रश्न सही और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।